हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, राजस्थान कॉलेज लेक्चर के सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर होता है। और दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड पेपर जो होता है वह सब्जेक्ट का होता है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के फर्स्ट और सेकंड पेपर के सिलेबस की हम बात करेंगे, अर्थात आपके कौन कौन से इसमें टॉपिक हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है, इसमें प्रत्येक पेपर में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे जो आपके 75 मार्क्स के होंगे। दोस्तों 75 नंबर के होंगे आपके 150 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट में फर्स्ट और सेकंड पेपर में आएंगे। इसके बाद दोस्तों आपका जो थर्ड पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और वो आपके कितने नंबर के होंगे, वो आपके 50 नंबर के होंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करेंगे आज इतिहास के फर्स्ट और सेकंड पेपर की हम बात करेंगे, सिलेबस क्या क्या है। क्योंकि दोस्तों जो आरपीएससी की साइट है उस पर जो आपका सिलेबस है वह इंग्लिश में डाल रखा है और ये जो सिलेबस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ ये आपका हिंदी में है। अगर आपको हिंदी में ये पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास फर्स्ट पेपर में पहली यूनिट है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें पहला पॉइंट कौन सा है? स्रोत, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्री, अर्थात जो विदेशी यात्री यहाँ पर आए थे भारत में उनके बारे में, और जो साहित्यिक हैं प्राचीन उन पर, और पुरातात्विक जो खुदाई में जो हमें स्रोत प्राप्त होते हैं उनके बारे में चर्चा है। और अक्सर जो ये टॉपिक है ये इतिहास में शुरुआत में ही होता है, स्रोत वाला। ठीक है ना। इसके बाद आता है दोस्तों पॉइंट नंबर दूसरा है प्रागैतिहासिक काल, मनुष्य की उत्पत्ति और सभ्यता का विकास। इसमें आपका प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों पूर्व पाषाण काल आ जाएगा, मध्य पाषाण काल आ जाएगा, नवपाषाण काल आ जाएगा, और मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है, जैसे होमो हैबिल्स है तो इस तरीके से ये मानव है, होमो हैबिल्स, होमो सेपियंस, इस तरीके से होमो इरेक्टस है, इनकी उत्पत्ति किस किस तरीके से होती है उसके बारे में आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद है दोस्तों पॉइंट नंबर तीसरा है सरस्वती सिंधु नदी घाटी सभ्यता, सरस्वती नदी और आर्य नगर नियोजन, कला और विज्ञान, व्यापार और वाणिज्य। इसमें आपके क्या आ जाएंगे? सिंधु घाटी सभ्यता आ जाएगी और जो नगर है उनके बारे में आपके लिए आ जाएगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद है दोस्तों पॉइंट नंबर हमारा 4 है वैदिक काल, राजनीतिक, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, साहित्य और दर्शन। इसमें हमारी वैदिक काल आ जाएगा, ऋग्वेद आ जाएगा, उत्तर वैदिक काल आ जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था आ जाएगी, शासकों के बारे में आ जाएगा, शासकों के द्वारा हवन कराए जाते थे उनके बारे में आ जाएगा, समाज के बारे में आ जाएगा, समाज कैसे कैसे थे, परिवार में कौन कौन सदस्य रहते थे, और महिलाओं की स्थिति कैसी थी। अगर हम बात करें ऋग्वेद की बात करें तो उस समय महिला की स्थिति अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में थोड़ी स्थिति होती है वो थोड़ी बेकार हो जाती है, क्योंकि सभा और समिति में स्त्री का भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा 5वां पॉइंट है महाकाव्य, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। जो हमारे महाकाव्य हैं, महाकाव्य में हमारे रामायण भी आ जाएगी, महाभारत भी आ जाएगी, इनके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में आ जाएगा जो हमारे महाकाव्य हैं। ठीक है ना। इसके बाद है दोस्तों महाजनपदों का उदय, नगरीकरण का काल और साम्राज्य निर्माण, नंद वंश तक। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा? आपका महाजनपदों का उदय आ जाएगा। जो 16 महाजनपद है कौन कौन से में इनका उल्लेख किया गया है, बौद्ध धर्म कौन सा है, अंगुत्तर निकाय है, और जैन धर्म कौन सा है, भगवती सूत्र है, इनका उल्लेख किस तरीके से किया गया है इसके बारे में आ जाएगा। और इसमें आपके लिए आ जाएगा कौन सा आएगा? मगध महाजनपद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे कहाँ तक आना है? नंद वंश तक आ जाएगा। कहाँ तक आ जाएगा दोस्तों? नंद वंश तक आ जाएगा। ठीक है ना। ये नंद वंश का मतलब यहाँ पर ये है कि ये मौर्य काल तक, मौर्य काल से जो पहले तक का है वहाँ तक आ जाएगा, और मौर्य काल का फिर अलग से टॉपिक आ जाएगा। इसमें आपके दोस्तों जो बिंबिसार है, अजातशत्रु है, उदयन है, ये सारे इसमें आ जाएंगे यहाँ तक। ठीक है। इसके बाद है यूनिट, इसके नाम है पॉइंट नंबर है हमारा 7वां, जैन और बौद्ध धर्म उद्भव, मुख्य शिक्षाएं, समाज पर प्रभाव और योगदान, अर्थात बौद्ध और जैन धर्म के बारे में आ जाएगा। पश्चिम जगत से भारत के संपर्क, सिकंदर का आक्रमण, अर्थात इस यहाँ पर अब सिकंदर का आक्रमण के बारे में भी आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों मौर्य काल आ जाएगा, मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त, अशोक और उसका धम्म,
मौर्य प्रशासन, कला और स्थापत्य मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। ये पूरा मौर्य आ जाएगा। ये जो मौर्य वाला है जो 9 नंबर है दोस्तों आपका पॉइंट, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपके प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं, एक प्रश्न आपके सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता से, वैदिक संस्कृति से बनने वाले हैं, दूसरे हैं आपके मौर्य साम्राज्य से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा 10वां पॉइंट है शुंग वंश। इसमें आ जाएगा शुंग, कुषाण, सातवाहन आ जाएगा हमारा इसमें। ठीक है, इसके बाद है संगम युग आ जाएगा। संगम युग समाज, संस्कृति और साहित्य आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों 12वां भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना आप। गुप्त साम्राज्य, राजनीतिक समाज, अर्थव्यवस्था, व्यापार और वन्यजीव, व्यापारिक संघ व्यवस्था, बैंकिंग और मुद्रा प्रणाली, साहित्य, कला और विज्ञान। ये दोस्तों आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों मौर्य और गुप्त वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात आप हमेशा याद रखना। इसके बाद है दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर आ जाएगा हमारा 13वां आ जाएगा गुप्त उत्तरकालीन अर्थव्यवस्था, अर्थात गुप्तों के बाद जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी थी, व्यापार और वाणिज्य, बैंकिंग और मुद्रा प्रणाली के बारे में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हर्षवर्धन, विजय, राजनीति, धर्म, कला और साहित्य के बारे में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्षेत्रीय राज्यों का उदय, चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल। ये दोस्तों बहुत लंबा है, चोल है, चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट आ जाएगा। ये राष्ट्रकूट प्रतिहार, राष्ट्रकूट प्रतिहार है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, इसके बाद शिक्षा के केंद्र, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भारत के बाह्य जगत से संपर्क, पूर्व एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया, अर्थात जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे बाह्य देशों से जो संपर्क हुआ था उसके बारे में विस्तार से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 18वां पॉइंट है समाज और अर्थव्यवस्था। 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी, सामाजिक संस्था, भूमि अनुदान, कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य आ जाएगा दोस्तों। अर्थात हमें पूर्व मध्यकाल, अर्थात मध्यकाल से जो पूर्व का था, पूर्व मध्यकाल 700 से 1200 के बारे में हमें जानना है, उस समय की भूमि अनुदान कैसी कैसी व्यवस्थाएं थी। इसके बाद दोस्तों यूनिट नंबर हमारी 2 है, इसी में फर्स्ट पेपर में ही है, सल्तनत काल के स्रोत, अर्थात सल्तनत काल को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन सी बुक हैं, कौन कौन से इतिहासकार ने क्या क्या उल्लेख किया है, उनके बारे में पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत स्थापना और सुदृढ़ीकरण, अर्थात दिल्ली सल्तनत की स्थापना ये कब से है, 1206 से 1290 है, अर्थात जो ये गुलाम वंश चलता है इसके बारे में पढ़ना है। अगला पॉइंट है दोस्तों खिलजी साम्राज्य, अलाउद्दीन खिलजी, विजय, सैनिक, प्रशासनिक सुधार, बाजार नियंत्रण। ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों इंडियन हिस्ट्री में तो है ही, लेकिन राजस्थान इतिहास को भी ये जोड़ता है क्योंकि रणथंभौर को जोड़ता है, चित्तौड़गढ़ को जोड़ता है और ये जालोर को जोड़ता है। यहाँ से भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इससे दोस्तों, बहुत ही मोस्ट है ये खिलजी साम्राज्य वाला। इसके बाद है दोस्तों पॉइंट नंबर 4 है तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, उसकी धार्मिक नीति, फिरोज तुगलक और उसके सुधार, ये भी बहुत अच्छा है। 5वां पॉइंट है दोस्तों, इसमें दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजना है ये बहुत अच्छी आती है और फिरोज शाह तुगलक वाला, इसमें ये बनते हैं मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन, अर्थात सल्तनत काल में जो केंद्रीय प्रशासन था, इक्ता व्यवस्था। इक्ता क्या होता था, इक्ता एक राज्य होता था और उसके जो मुखिया होता था उसको इक्तादार बोलते थे। इक्तेदार का ट्रांसफर भी किया जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये इक्ता व्यवस्था बहुत मोस्ट है दोस्तों। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों अगला है पॉइंट नंबर 6 है हमारा, पॉइंट नंबर 6 है सल्तनत काल में कला और स्थापत्य, अर्थात कला और स्थापत्य के बारे में आ जाएगा सल्तनत काल में कला और स्थापत्य। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7 है भक्ति आंदोलन और सूफीवाद, भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के बारे में है। उत्तर पश्चिमी सीमा समस्या, मंगोल आक्रमण और इसके प्रभाव, ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अलाउद्दीन खिलजी से ये सबसे ज़्यादा जुड़ता है क्योंकि सबसे ज़्यादा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय होते हैं। ठीक है, शैयद और लोदी वंश, ये भी दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है शैयद और लोदी वंश का। ठीक है ना, इसके बाद है क्षेत्रीय राज्य, विजयनगर, बहमनी और जौनपुर, राजनीति और संस्कृति योगदान। ये जो विजयनगर वाला है ये दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्षेत्रीय राज्य आ जाएंगे। मुगल काल स्रोत, अर्थात मुगल काल को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं उनके बारे में आ जाएगा।
फारसी लेखन, विदेशी यात्री अर्थात जो जो इस समय जो विदेशी यात्री आए थे उन्होंने क्या क्या बोला है, मुगलों के बारे में, व्यवस्था के बारे में, इनके बारे में उल्लेख आ जाएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर और हुमायूं वाला पॉइंट आ जाएगा। अफगान शक्ति की पुनः स्थापना शेरशाह सूरी और उसके प्रशासन आ जाएगा दोस्तों। मुगल साम्राज्य का विस्तार अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्त औरंगजेब और मुगल साम्राज्य का पतन अगला पॉइंट है आपका, औरंगजेब और मुगल साम्राज्य का पतन, ठीक है। मुगल नीतियाँ, दक्कन नीति, धार्मिक नीति, राजपूत नीति और उत्तर पश्चिम नीति। दोस्तों ये राजपूत नीति वाला पॉइंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और अगला पॉइंट है दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था, केंद्रीय, प्रांतीय और भू राजस्व प्रशासन, मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था। ये मनसबदारी है और जागीरदारी व्यवस्था है दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कला और सांस्कृतिक, स्थापत्य, चित्रकला, संगीत और साहित्य, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आर्थिक जीवन, कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग और मुद्रा प्रणाली। 19वां पॉइंट है मराठों का उदय, शिवाजी, विजय, नागरिक और सैन्य प्रशासन, चौथ और सरदेशमुखी प्रकृति और हिंदू पद पातशाही की अवधारणा। ये जो आपका 20वां पॉइंट है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों 21वां पॉइंट है पेशवा और उनके अधीन मराठा शक्ति का विस्तार, मराठा संघ, सैनिक और नागरिक प्रशासन। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है इसके बारे में बहुत अच्छा आ जाता है दोस्तों, ठीक है ना। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य होता है। इसके बाद है यूनिट नंबर सी है दोस्तों इतिहास में अनुसंधान, इतिहास का क्षेत्र, इतिहास में वस्तुनिष्ठता, इतिहास में कार्य कारण संबंध, क्योंकि इतिहास में कोई भी घटना बिना कारण के कभी घटित नहीं होती है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इतिहास और इसके अनुषंगी विज्ञान, इतिहास और इसके अनुषंगी विज्ञान है। क्षेत्रीय इतिहास का महत्व अर्थात जो क्षेत्रीय इतिहास है इसका क्या क्या महत्व है। भारतीय इतिहास में हाल ही की प्रवृत्ति, शोध कार्य, स्रोत और साक्ष्य, आलोचना, शोध, इंजीनियरिंग, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके इतिहास में अनुसंधान आ जाएगा, हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, ठीक है ना, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री से आ जाएगा आपका। इसके लिए जो सबसे बेस्ट जो आपके लिए बुक होगी वो किसकी होगी, वो झारखंड चौबे की होगी, आपके लिए सबसे बेस्ट बुक होगी। इसके बाद दोस्तों सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर पर भी हम अभी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। 75 मार्क्स का है, 150 क्वेश्चन आएंगे। ये सेकंड पेपर है इतिहास का ही, ठीक है ना। इसमें दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास जोड़ रखा है, यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी जो आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ब्रिटिश शासन की स्थापना, ब्रिटिश शासन की स्थापना किस तरीके से यहाँ पर होती है, किस किस आधार पर होती है। इसके बाद भारतीय शक्तियों के साथ अंग्रेजों के संबंध, बंगाल, अवध, मैसूर और मराठा सिख। इसके बाद दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासनिक ढांचे का क्रमिक विकास 1773 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, अर्थात दोस्तों ये रेगुलेटिंग एक्ट से ही प्रारंभ होता है 1857 ईस्वी तक, क्योंकि 1857 ईस्वी तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार होता है और उसके बाद किसका हो जाता है, उसके बाद ब्रिटिश सरकार का अधिकार स्थापित हो जाता है। वहाँ तक कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए गए थे, कौन कौन सा अधिनियम लेकर आए थे उनके बारे में, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों भू राजस्व बंदोबस्त, स्थायी रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों संवैधानिक विकास, इसमें क्या क्या आ जाएगा 1800 अब ये आ गया ब्रिटिश सरकार का आ चुका है। अब यहाँ तक तो किसका बताया था मैंने आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब ये ब्रिटिश सरकार का आ चुका है 1861, 1892, 1909 के भारत परिषद अधिनियम, 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियम, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव, अर्थात ब्रिटिश शासन के भारत पर क्या क्या आर्थिक प्रभाव पड़े। धन निष्कासन का सिद्धांत कैसा था, क्योंकि यहाँ पर क्या था दोस्तों, कच्चे माल को भारत से लेकर जाते थे, तैयार हुए माल को इंग्लैंड से लेकर आते थे। कच्चे माल का जो धन निष्कासन होता था किस तरीके से होता था उसके बारे में, जिसके बारे में दादा भाई नौरोजी ने बहुत अच्छी तरह कहा है, ठीक है ना। रेलवे का विकास कैसे कैसे हुआ 1853 से, फिर कैसे कैसे हुआ। अनौद्योगिकरण कैसे कैसे किया गया था, भारत के जो कुटीर और लघु उद्योग थे उनका कैसे पतन किया गया था। कृषि का वाणिज्यकरण, अर्थात जो कृषि का वाणिज्यकरण कैसे किया गया था, नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। ये सारी चीज़ें विस्तार से आपको पढ़नी है। अब दोस्तों आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है
1857 का स्वतंत्रता संग्राम, कारण, प्रकृति, महत्वपूर्ण घटनाएं और परिणाम। दोस्तों ये हमेशा याद रखना, 1857 की क्रांति एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आदिवासी और किसान आंदोलन, आदिवासी और किसान आंदोलन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों 10वां पॉइंट है समाज और धर्मगुरु आंदोलन, राजा राम। ये दोस्तों जो 10वां पॉइंट है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट बन रहा है उस पर मैं आपको टिक लगाकर अच्छी तरह बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते हैं, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ज्योतिबा फुले। तो दोस्तों जो ये धार्मिक सुधार आंदोलन है, यहाँ से 2-3 प्रश्न हमेशा इसमें से 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपके 150 प्रश्न आ रहे हैं एक पेपर में, 75 नंबर का है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रश्न काफ़ी पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी, सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है। दलित उत्थान, ये इस श्रमिक संघ से आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। स्त्री मुक्ति आंदोलन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। शिक्षा और समाचार पत्रों का विकास, ये 14वां पॉइंट भी बहुत मोस्ट है। अगला है राष्ट्रीय आंदोलन, 1885 से 1947 ईस्वी, राष्ट्रवाद का उदय, कांग्रेस का जन्म, इसकी पूर्व संस्थाएं, राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण, क्रांतिकारी और आज़ाद हिंद फौज का योगदान। तो दोस्तों ये कांग्रेस की स्थापना के समय से 28 दिसंबर 1885 से 1947 तक कौन कौन राष्ट्रवाद का उदय में, नरम दल, गरम दल, क्रांतिकारी, गांधी जी, इसमें आपके सारे आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। मुस्लिम लीग और भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक वृद्धि, इस्लाम मुस्लिम लीग की स्थापना में आ जाएगा दोस्तों। कैसे कैसे मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है, क्या इसका उद्देश्य होता है, ठीक है ना। भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी परिस्थिति, जब भारत का विभाजन हुआ था कौन कौन सी परिस्थिति इस विभाजन के लिए उत्तरदायी थी, मुस्लिम लीग की कौन कौन सी परिस्थिति थी, और कांग्रेस के नेता भी, क्योंकि दोस्तों इसमें मुस्लिम लीग के साथ साथ कांग्रेस भी काफ़ी हद तक जिम्मेवार थी। सारी चीज़ आपको पढ़नी है। ब्रिटिश शासन की विरासत, ठीक है ना। इसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से होता है, जहाँ से निर्माण होता है और तैयार होने तक ये इतिहास का ही पार्ट है। एक बात याद रखना आप, देशी रियासतों का एकीकरण, अर्थात देशी रियासतों का एकीकरण भारत में किस तरीके से किया गया, कौन कौन सी रियासतें थी जो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में जिनका विलय नहीं हुआ था, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका के बारे में भी आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यूनिट नंबर 2 है, बी है विश्व का इतिहास, पुनर्जागरण, कारण और प्रभाव, धर्म सुधार, कारण, प्रकृति, विस्तार और महत्व, प्रति धर्म सुधार आंदोलन, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये विश्व के जो इतिहास हैं इनको आपको एक बार अच्छी तरह पढ़ना है, क्योंकि इसमें से प्रश्न इतने हार्ड कभी नहीं पूछे जाते। इसमें से प्रश्न अक्सर ऊपर से ज़्यादा पूछे जाते हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और प्रभाव, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन युग, कारण, महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रभाव, नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान, यूरोप में राष्ट्रवाद और उदारवाद का विकास, राष्ट्रीय राज्यों का उदय, इटली और जर्मनी का एकीकरण। इसके बाद 19वीं सदी में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, विकास, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, लातिन अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों ये जो हैं लातिन अमेरिका में उत्तरी अमेरिका का दक्षिण भाग और दक्षिण अमेरिका शामिल है, ठीक है ना। 1917 का रूस की क्रांति, कारण और महत्व। रूस क्रांति दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फासीवाद और नाजीवाद का उदय, फासीवाद और नाजीवाद का उदय, इसमें इटली और जर्मनी का आ जाएगा, ठीक है ना। मुसोलिन और हिटलर के बारे में, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, कारण, महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का आ जाएगा। वैश्विक संगठन, राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ। ये राष्ट्र संघ दोस्तों वो था जिसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गई थी, और संयुक्त राष्ट्र संघ का आपको पता ही है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की जाती है। इनके क्या क्या उद्देश्य थे और राष्ट्रीय संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या अंतर थे। 1949 की चीन की क्रांति, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। शीत युद्ध और दो गुटों का आविर्भाव, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद उपनिवेशिक मुक्ति, मिस्र, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया। इसके बाद तृतीय विश्व का उदय, गुटनिरपेक्षता, जिसमें दोस्तों भारत भी शामिल है। सोवियत संघ का विघटन, अर्थात सोवियत संघ का विघटन 1990-91, इसके बारे में आपको पढ़ना है, किस तरीके से विघटन हुआ, कितने कितने भागों में कैसे कैसे बटा था। यूनिट नंबर सी है दोस्तों, इसमें आपको राजस्थान को जोड़ दिया गया है। इसमें है नंबर पहला है दोस्तों स्रोत, पुरातात्विक, पुरालेख और साहित्यिक स्रोत, अर्थात राजस्थान को जानने के लिए कौन कौन से पुरातात्विक, पुरालेख और साहित्यिक स्रोत हैं, इसके बारे में पढ़ना है।
प्राचीन सभ्यता कालीबंगा, आहड़, बागोर, गणेश्वर, बालाथल, बैराठ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां, प्रतिहार और शाकंभरी चौहान, इनके बारे में पढ़ना है। शाकंभरी चौहान ये इसमें कौन सा आ जाएंगे दोस्तों, अजमेर वाले आ जाएंगे, ठीक है ना। राजपूत प्रतिरोध, पृथ्वीराज तृतीय, रणथंभौर का हमीरदेव, रावल रतन सिंह, कान्हड़ देव और सांगा मालदेव, चंद्रसेन प्रताप, इसको बारे में पढ़ना है दोस्तों आपका, ठीक है ना। क्योंकि इसके किस किस शासक से वो संघर्ष होता है और इसको इंडियन हिस्ट्री के साथ जोड़ना है, ठीक है ना। इसके बाद राजपूत सहयोग, मानसिंह, राय सिंह, मिर्जा राजा, जसवंत सिंह, इनको राजपूत सहयोग, इनको मुगल के साथ आपको जोड़ना है। राजस्थान में सामंती व्यवस्था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कुम्मा और सवाई जयसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां, ये दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल दोस्तों स्थापत्य कला से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों 1857 के महासंग्राम में राजस्थान की भूमिका, अर्थात जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें राजस्थान की क्या क्या भूमिका थी। एक जगह तो हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिर हमें यहाँ पर राजस्थान इतिहास में भी पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान में किसान और जनजाति आंदोलन, दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपके 100% बनते हैं। प्रजामंडल, प्रजामंडल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रजामंडल आंदोलन के विशेष संदर्भ में राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम, इसके बारे में आपको पढ़ना है। राजस्थान में आर्थिक जीवन 1818 से 1948, कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, इसके बारे में। कला, स्थापत्य और चित्रकला के बारे में। और राजस्थान का एकीकरण चरण, ये जो राजस्थान का एकीकरण के जितने चरणों में होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ने हैं, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आपका इतिहास का प्रथम और दूसरा पेपर, जिसमें को मैंने आपको पहले बता दिया है। प्रथम पेपर में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर के आएंगे, और दूसरे में भी आपके 150 क्वेश्चन आएंगे जो 75 नंबर के आएंगे। दोस्तों पहला और दूसरा पेपर, 2 पेपर आपके सब्जेक्ट के होंगे, और तीसरा पेपर आपका राजस्थान सामान्य अध्ययन का होगा, जिसके सिलेबस के बारे में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो फिर भी दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो ऊपर मेरे कवर फोटो पर मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, आप वहाँ पर मुझे व्हाट्सअप करके भी जो ये हिंदी का जो मेरा सिलेबस है इसको मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।